अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टिमुलेटिंग मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे, कल हमने मसल्स को पढ़ा, मसल्स की टाइप्स पढ़ी, मसल का स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और साथ में मसल की कॉन्ट्रैक्शन को भी कल हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टिमुलेटिंग मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, कि जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसको स्टिमुलेट कौन करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कैसे कैसे किया जाता है। अब बच्चे, अगर मैं आपको कल थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कल वाला, तो देखिए हमने कहा था कि बच्चे मसल के अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होते हैं, मायोफिलामेंट, जो कि दो तरह के होते हैं, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। अब हमने कहा था कि जो थिक फिलामेंट है बच्चे, वो मायोसिन का बना होता है, और इस मायोसिन के पास बच्चे वो क्रॉस ब्रिज इसके हेड होते हैं जिन्होंने थिन फिलामेंट के बाइंडिंग साइड पर जाकर अटैच होना है। अब जो थिन फिलामेंट है बच्चे, वो बना होता है एक्टिन का, मेन उनके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, उसके अलावा ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अब इस एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट होती हैं जिनके ऊपर आकर इस मायोसिन के ग्लोब्यूलर हेड ने अटैच होना है उन बाइंडिंग साइट पर, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी है। अब मैं थिन फिलामेंट पे आता हूँ। थिन फिलामेंट बच्चे मैंने कहा, एक एक्टिन, दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है, ट्रोपोमायोसिन, और थर्ड हमारे पास जो होती है वो होती है ट्रोपोनिन। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रोपोनिन होती है बच्चे, उसकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। उसकी जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक्टिन से अटैच होती है। ट्रोपोनिन की जो सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चे, वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होती है, और इसकी जो थर्ड जो चेन होती है उसने किससे अटैच होना है, कैल्शियम आयन से। मैंने आपको बताया था कि जब कैल्शियम आयन आएंगे तो वो इस ट्रोपोनिन से अटैच करेंगे, तब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। कैसे होगी, मैंने आपको बताया था कि जब मसल रेस्ट की कंडीशन में होता है तो इस ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ने एक्टिन पर मौजूद उनकी बाइंडिंग साइट को कवर किया होता है ताकि जो मायोसिन के हेड हैं वो आकर अटैच ना हों। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं तो वो कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं। जब वो ट्रोपोनिन से बाइंड करती हैं तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को स्लाइटली मूव करवाती है, जिसकी वजह से एक्टिन पर मौजूद बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती हैं। जब वो एक्सपोज होगी तो मायोसिन के ग्लोब्यूलर जो इसके बच्चे जो हेड होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस, वो आकर जो हेड हैं वो इस एक्टिन की बाइंडिंग साइड पर अटैच होंगे, उन्हें टुवर्ड सेंटर बच्चे क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और हम क्या बोलेंगे कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। अब मेन हम आज ये पढ़ेंगे कि जो कैल्शियम आयंस हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैसे रिलीज होते हैं और मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होती है। तो आपको बताया था बच्चे कि जो स्केलेटल मसल है दे आर न्यूरोजेनिक, इनकी कॉन्ट्रैक्शन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। मीन नर्वस सिस्टम से एक नर्व इम्पल्स आएगी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेगी। अब हमें पता है बच्चे कि जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो उस मैसेज को नर्व इंपल्स की फॉर्म में नर्वस सिस्टम से कैरी करके ले आते हैं इफेक्टर के पास। इफेक्टर 2 होते हैं बच्चे, या मसल या ग्लैंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल मसल को। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल मसल जो होंगे वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब उनके पास एक नर्व इंपल्स आएगी। बच्चे, उस नर्व इंपल्स को कैरी कौन करके लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन। अब जब मोटर न्यूरॉन उनका बच्चे, जो एक आपको पता है जो न्यूरॉन होता है उसका एक एक्सोन होता है और एक डेंड्राइट होते हैं, वो उस मैसेज को टुवर्ड सेल बॉडी लेकर जाते हैं, और जो एक्सोन होते हैं वो उसको अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाते हैं। तो उसके फिर जो एक्सोन होंगे वो उस मैसेज को कैरी करके बच्चे वो कहाँ पर लेके आते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब बच्चे ये देखें, ये हमारे पास न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन की इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो अब ये देखें, ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये कहाँ पहुँच चुका है बच्चे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। अब जब ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास ये बच्चे नर्व इम्पल्स, ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, तो उस वक्त हमें पता है कि बच्चे यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो इस जंक्शन के अक्रॉस उस मैसेज को, इस एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फिर बच्चे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और यहाँ पर वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होंगे बच्चे, होंगे एसिटाइल कोलाइन। वो जो एसिटाइल कोलाइन है वो जो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इसके अक्रॉस मूव करेंगे, और जब वो मूव करेंगे तो बच्चे वो इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर प्रोटीन से क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। अब जब एसिटाइल कोलाइन ने इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर प्रोटीन से जाकर बाइंड करना है, तो बच्चे उस वक्त एक आयन चैनल ओपन होते हैं, और उन एक आयन चैनल ओपन होते हैं, और वो जो आयन चैनल होते हैं बच्चे वो किसको रिलीज करते हैं, सोडियम
आइंस को। वो जो सोडियम आयन है वो बच्चे क्या करेंगे, उस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, अब मतलब यहाँ पर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो सार्कोलीमा है, उस मसल फाइबर की जो आउटर मोस्ट हमने कहा था सेल सरफेस मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा बोलते हैं। तो बच्चे उस सार्कोलीमा के अंदर एक आयन चैनल ओपन होंगे, वो क्या रिलीज करेंगे, सोडियम आयन। सोडियम आयन ने क्या करना है, इस सार्कोलीमा को डीपोलराइज कर देना है, और जब वो डीपोलराइज करेंगे तो उस सार्कोलीमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब उस एक्शन पोटेंशियल को बच्चे मसल फाइबर के सेंटर तक किसने लेकर जाना है, टी टिब्यूल। हमने कहा था ना, ये जो इसकी सार्कोलीमा जो होती है वो बच्चे इनसाइड इन्वेजिनेट होकर क्या बनाती है, टी टिब्यूल सिस्टम बनाती है। तो इन टी टिब्यूल ने अब उस नर्व इंपल्स को कैरी करके लेके जाना है किसके पास, सेंटर ऑफ द मसल फाइबर। अब बच्चे जब वो टी टिब्यूल जब वो उसको मैसेज को लेकर जाते हैं उस एक्शन पोटेंशियल को, तो टी टिब्यूल के अक्रॉस बच्चे उसकी साइडों पर उनके वेरी क्लोज क्या मौजूद होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बच्चे क्या होते हैं, कैल्शियम आयन चैनल, कैल्शियम गेट्स होते हैं। जैसे ही नर्व इंपल्स वहाँ पहुँचती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कैल्शियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे तो कैल्शियम आयन डिफ्यूज़ करके बच्चे कहाँ पर आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे, सराउंडिंग द मायोफिब्रिल। अब इनका बच्चे एक स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि मीन उनके सार्कोप्लाज्म के इनसाइड कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सार्कोप्लाज्म के अंदर कम होती है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करके आ जाते हैं। फिर बाकी बच्चे वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब वो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म के अंदर आएंगे तो वो ट्रोपोनिन के साथ क्या करेंगे, अटैच होंगे। जब वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच होंगे तो ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को स्लाइटली मूव करवाएगी, तो जिसकी वजह से उस जो बच्चे एक्टिन है, एक्टिन पर मौजूद जो बाइंडिंग साइट हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। जब बाइंडिंग साइट एक्सपोज होंगी तो मायोसिन के हेड जाकर अटैच हो जाएंगे, और जब वो अटैच होंगे तो वो क्रॉस ब्रिजेस बच्चे बनेगी, और उस वक्त वो उसको जो थिन फिलामेंट होगा उसको टुवर्ड सेंटर क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो जिस वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब बच्चे मसल की कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त होगी जब वहाँ पर नर्व इंपल्स, मोटर न्यूरॉन नर्व इंपल्स लेकर आएंगे। अब अगर मजीद बच्चे वहाँ पर नर्व इंपल्स नहीं आ रही, मोटर न्यूरॉन फर्दर उसको मसल कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट नहीं कर रहे, मीन जो टी ट्यूब्यूल है अब वो फर्दर नर्व इंपल्स को कैरी करके नहीं लेकर आ रहे, तो अब क्या होना है, वो जो कैल्शियम बाकी पड़े हैं बच्चे, वो उन कैल्शियम को कैल्शियम पंप्स ने अगेन उनको सार्कोप्लाज्म से उनको पंप करके अगेन कहाँ पर भेज देना है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और फिर वहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चे कि जब फर्दर मोटर न्यूरॉन ने जब फर्दर मैसेज को नहीं लेकर आना, तो बच्चे अब क्या होने जा रहा है कि सार्कोप्लाज्म के अंदर वो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम पड़े हैं, अब उन कैल्शियम पंप ने उन कैल्शियम को सार्कोप्लाज्म से पंप करके कहाँ पे भेज देना है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ताकि अगेन वो जाकर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। फिर जब भी उनकी ज़रूरत पड़े फिर अगेन बच्चे कैल्शियम जो गेट्स होंगे वो फिर ओपन होंगे, और फिर वो उधर जो है वो सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। तो अब जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो जो कैल्शियम आयन है वो सार्कोप्लाज्म से अगेन कहाँ चले गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाएंगे, के अंदर चले जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, तो उस वक्त जो ट्रोपोमायोसिन है वो अपनी बैक पोजीशन पर आएगी। जब वो बैक पोजीशन पर आएगी तो वो फिर एक्टिन की बाइंडिंग साइट को क्या कर देगी बच्चे, उसको वो कवर कर देगी, जिसकी वजह से फर्दर अब जो मायोसिन के जो हेड हैं वो अटैच नहीं होंगे, और फर्दर अब जो कंट्रैक्शन वो नहीं होगी। उसके अलावा बच्चे कि जब हमारे पास थिक और थिन फिलामेंट के दरमियान क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनेगी, जब मायोसिन का हेड जाकर बाइंडिंग साइड पर अटैच नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि जो मसल है वो रिलैक्स स्टेट के अंदर है, और ये मसल उस वक्त तक रिलैक्स स्टेट के अंदर रहेगा जब फर्दर वहाँ पर कोई नर्व इंपल्स नहीं आती। और उसके अलावा बच्चे there is a nothing to hold the filament together, so any pulling force applied to the muscle will lengthen the sarcomere so that they are ready to contract एंड शॉर्टन अगेन। मतलब बच्चे अगेन वही कि नर्व इंपल्स आएगी तो अगेन उनकी कॉन्ट्रैक्शन वो हो सकती है। और उसके अलावा बच्चे जो हर स्केलेटल मसल है उसका एक एंटागोनिस्ट भी मौजूद होता है, मतलब जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा साथ ही क्या करेगा, रिलैक्स होगा, ताकि वो उन सार्कोमेयर को दोबारा क्या कर दे, रिस्टोर कर दे। इसके एग्जांपल बच्चे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आ जाते हैं, वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। जब हम बच्चे अपनी इस जो बाजू होता है इसको जब हम बेंड करते हैं तो हमें पता है उस वक्त बच्चे जो ट्राइसिप हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो बाइसिप हैं वो रिलैक्स। जब हम बाजू को स्ट्रेट करते हैं तो उस वक्त जो डाउनवर्ड वाले जो बाइसिप हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो ट्राइसिप हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो मीन इनका आपस में एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म। अब बच्चे लास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोवाइडिंग एटीपी फॉर द मसल कंट्रैक्शन। हमने कहा था कि जब मायोसिन के हेड जाकर वहाँ पर अटैच होते हैं तो उनको अगेन वहाँ से उनको लेट ऑफ करने के लिए, उनको अगेन वहाँ से हटाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है। तो अब बच्चे अ कंट्रैक्टिंग मसल यूज अ लॉट ऑफ
एटीपी। और बच्चे जो रेस्ट की कंडीशन में, जब मसल रेस्ट की स्टेट में होगा तो उस वक्त उसमें थोड़ी बहुत एटीपी मौजूद होती हैं, और वो एटीपी इतनी होती हैं कि जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो तो वो रैपिडली वहाँ पर क्या हो सके, वो यूज्ड अप हो सके। अब जब फर्दर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो बच्चे में पता है कि लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, जिससे फर्दर एटीपी की प्रोडक्शन वो कंटिन्यू होगी। अब बच्चे जब हमारे पास एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो इतनी फास्ट ना हो, उनकी कंजप्शन वो जो उनका यूजेज वो ज़्यादा हो, लेकिन नेक्स्ट एटीपी ज़्यादा ना बन रही हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन थे, तो फिर वहाँ पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से भी एटीपी बनेगी, फिर वो यूज़ होंगी। लेकिन हमारे मसल के अंदर वो जो लैक्टिक एसिड हो जाता है बच्चे, वो स्टोर हो जाता है, वो अकामुलेट हो जाता है, जो कि बाद में मसल फटीग भी काज करता है। और बच्चे उसके अलावा एटीपी के एक और सोर्स भी है, और बच्चे वो हमारे पास है क्रेटीन फॉस्फेट। ये जो क्रेटीन फॉस्फेट है ये सार्कोप्लाज्म के अंदर बच्चे ये स्टोर होते हैं, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त ये जो क्रेटीन फॉस्फेट हैं ये अपने में से एक फॉस्फेट ग्रुप को इजीली रिमूव करते हैं, उस फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी के अंदर ऐड करके कन्वर्ट कर देता है एटीपी के अंदर। और उसके अलावा बच्चे जब एनर्जी की जो डिमांड है वो स्लो डाउन हो गई है, एटीपी हमारे पास एक्सेस अमाउंट में पड़े हैं, तो फिर उस एटीपी के फिर फॉस्फेट इस क्रेटीन के अंदर ऐड करके उसको दोबारा हम क्रेटीन फॉस्फेट के अंदर दोबारा हम ऐड कर देंगे। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ी तो हमने इस क्रेटीन फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप को निकाला, उसको एडीपी में ऐड किया और एटीपी को प्रिपेयर कर लिया। अब मसल की कंट्रैक्शन हो गई है, अब फर्दर कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एटीपी हमारी एक्सेस अमाउंट में पड़ी है, तो फिर हम उस एटीपी को यूज़ करके इस क्रेटीन को अगेन कन्वर्ट कर लेंगे क्रेटीन फॉस्फेट के, और उसको सार्कोप्लाज्म के अंदर स्टोर कर लेंगे। कैसे करेंगे कि बच्चे एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको देगा, क्रेटीन को, और वो कन्वर्ट हो जाएगी क्रेटीन फॉस्फेट, और वो अपनी बैक फॉर्म के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर एटीपी अवेलेबल ना हो तो फिर बच्चे वो जो क्रेटीन है उस क्रेटीन उसको कन्वर्ट कर देता है क्रिएटिनिन के अंदर, जो कि बच्चे यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।